हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष यार। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने फ्रिक्शंस के बारे में स्टडी करा था, उसमें मैंने आपको फ्रिक्शंस का बेसिक्स बताए थे एंड हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कशन उसमें कर चुके हैं। तो जो बच्चे उसे देखना चाहते हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ एंड वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, तो देख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं ग्राफ के बारे में। देखिए यहाँ पे ग्राफ में क्या कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक्सटर्नल फोर्स को दिखाया गया है एंड यहाँ पे वाई एक्सिस पे फ्रिक्शनल फोर्स को दिखाया गया है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वस्तु कहीं पे रखा हुआ होता है उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ना। हम लोग चाहते हैं, मतलब हम लोग बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि वो मूव कर पाए, बट ऐसा तभी हो पाता है जब वो फ्रिक्शनल फोर्स से हम लोग ज़्यादा वैल्यू का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। मतलब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर एक बड़े से पत्थर को अगर एक छोटे से बच्चे को आप बोल दो कि उसे पुश कर दो, मतलब उसे धक्का देके आगे घिसका दो, सिंपल सा कह लो, तो वो नहीं लगा पाएगा। बिकॉज जितना वो बच्चा फोर्स लगाता है ना, उससे ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होता है, जिस कारण से वो ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू पहले समझ लो आप लोग। जैसे देख लो, मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन रखा हुआ है, मान लो ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है। तो अगर ये ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है और आप इसको इधर साइड समझ लो खींच रहे हो फोर्स की वैल्यू एफ से, ठीक है, तो हम लोग इसको खींच रहे हैं बट ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो सरफेस है और इसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, मतलब ग्राउंड का और इसका दोनों का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, वहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शंस में क्या लग रहा हो, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। और ये तब तक स्टोन यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक कि ये फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो इससे कम पड़ जाएगा। यानी सिंपल कह सकते हो कि जो आप लगा रहे हो फोर्स, वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा, मतलब जितना फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के डायरेक्शंस में लग रहा है, अगर इससे ज़्यादा वैल्यू का फोर्स आप लगाओगे तब ये आगे की तरफ मूव कर पाएगा, नहीं तो ये नहीं मूव कर पाएगा, है ना। यहाँ पे भी देखिए एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हम लोग लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ये डेवलप्ड हो रहा है, और ये इसका ग्राफ है, इसका बिहेवियर को शो कर रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे, ये ऐसे। देखिए अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का, उसको स्टैटिक फ्रिक्शंस बोला है। और स्टैटिक फ्रिक्शंस का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगा रहे हैं एंड फोर्स लगाने की वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा है, मतलब वो अपने ही पोजिशंस पे है, अपने ये स्टेट में है, वो अपना स्टेट चेंज ना कर रहा है, तब तक जो भी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लगता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टैटिक फ्रिक्शंस। तो यहाँ तक देख लो, जैसे कि जितना हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी लग जा रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सिंपल सा समझ लो, आगे अगर हम लोग 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो पीछे भी 4 न्यूटन का क्या लग जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग जा रहा है। और फाइनली ये जो ऑब्जेक्ट है यहीं पे है, ये हिलडुल नहीं रहा है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेट है वहाँ तक देखिएगा, जितना हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स का भी वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जितना हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स का भी वैल्यू लग जा रहा है, और फाइनली ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है। और जहाँ तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता है वहाँ तक जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शंस। और जिस पे मतलब हो सकता है ना, जैसे फोर्स लगा रहे हैं और ये जितना फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है, अगर इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर हम लोग लगा देते हैं तब ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। मतलब ये कह लो कि जिस वैल्यू पे, मतलब स्टैटिक ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इससे ज़्यादा वैल्यू, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शंस तक होता है। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शंस यहाँ, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे रखा हुआ है तो उसका एक लिमिटिंग फ्रिक्शंस होता है कि मतलब अगर आप इससे ज़्यादा फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगाइएगा तो ये ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा, मतलब यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे देखिए यहाँ से क्या बात आपको ग्राफ में दिख भी रहा है कि यहाँ से हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अगर लगा रहे हैं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, बल्कि यहाँ के बाद क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। यहाँ के बाद अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाइएगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ग्राफ है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शंस, और स्टैटिक फ्रिक्शंस के केस में ऑब्जेक्ट क्या मूव करता है, नहीं मूव करता है, वो अपने पोजीशंस पे फिक्स रहता है। और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शंस होता है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट अपना मूव करने लगता है, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शंस बोलते हैं।
तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शंस है। और लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बाद अगर आप उससे भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो तब क्या होगा, ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा और उस फ्रिक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शंस बोलते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि देखो आप बताओ स्टैटिक फ्रिक्शंस ज़्यादा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सबसे जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शंस होगा वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शंस का, है ना। ग्राफ में भी दिख रहा है, देखिए सबसे मैक्सिमम पिक पॉइंट पे क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शंस है। और जो सेकंड पोजीशन पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी फ्रिक्शंस की वो होगी स्टैटिक फ्रिक्शंस की। एंड जो सबसे कम वैल्यू होगा फ्रिक्शंस का वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शंस का होगा। क्योंकि जब काइनेटिक स्टेट में जब आ जाता है बॉडी तब वो मूव करने लगता है, उसमें हम लोग जितना भी फोर्स लगाते हैं वो मूव करते रहता है और जो फ्रिक्शंस लगता है सरफेस के बीच वो बहुत ही कम लगता है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी हमने लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पे ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शंस ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शंस है। उससे कम क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शंस, उससे कम स्लाइडिंग एंड उससे कम रोलिंग फ्रिक्शंस होते हैं। तो ये आपका ग्राफ ऑफ फ्रिक्शंस है, आप इसे याद रखेंगे। देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि फर्स्ट है फॉर्मूला। फ्रिक्शंस का फॉर्मूला मतलब फ्रिक्शंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, म्यू इंटू एन। यहाँ पे म्यू क्या है आपको पता होना चाहिए, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। एंड इसको डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, जो कि यहाँ से मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स टू द, यहाँ से डिवाइड में तो नॉर्मल रिएक्शंस। सेकेंड पॉइंट देखिए आपका क्या कहता है, लिमिटिंग फ्रिक्शंस इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शंस। सिंपल सी बात है, लिमिटिंग फ्रिक्शंस है जो कि फ्रिक्शंस की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस इज लीनियर। अच्छा, लीनियर कहने का मतलब क्या होता है, देखो आप लोग लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे 10th क्लास में, जो भी 10th पे आए होंगे 12th पे आए होंगे उन्हें भी लीनियर इक्वेशंस पता होगा। लीनियर कहने का मतलब होता है कि अगर दो क्वांटिटी, दो वेरिएबल्स में अगर हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, अगर एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी उसके लीनियरली वे में बढ़ रहा है तब लीनियर होता है। जैसे यहाँ तक जो ग्राफ है वो क्या है, लीनियर है। एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है वो क्या है, लीनियर है। यहाँ पे वही बताया गया आपको कि जो स्टैटिक फ्रिक्शंस यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है उसका जो ग्राफ है वो क्या है, लीनियर है। और लीनियर इक्वेशंस का, लीनियर ग्राफ का इक्वेशंस क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx, मतलब अगर आप y को भी बढ़ाइएगा तो x भी बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शन में। फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब ये क्या चीज़ है, जैसे देखिए सही बात है, जैसे अगर ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये कितना दूर में टच कर रहा है इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो आप बोलेंगे फिर डिपेंड किस पे करता है, तो हमें तो लगता है उसी पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता होना चाहिए कि डिपेंड करता है कि वो जिस भी ऑब्जेक्ट से मतलब कंपेरिजन में है या फिर कॉन्टेक्ट में है, वो सरफेस जिसके ये कॉन्टेक्ट में है वो कितना ज़्यादा स्मूथ है या फिर कितना ज़्यादा रफ है। अगर वो ज़्यादा रफ सरफेस रहेगा तब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। अगर जिस सरफेस के कांटेक्ट में ये बॉडी है वो अगर स्मूथ रहेगा तब उन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होगा वो कम होगा। इन द सेंस सिंपल याद रखना आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि वो जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में है वो स्मूथ है या फिर रफ है। अगर वो ज़्यादा रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा, अगर वो स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शंस का जो वैल्यू होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली होता है, स्टैटिक फ्रिक्शंस होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के होगा, यानी कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शंस काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस भी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस आप कैसे निकालेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले तो कोफिशिएंट निकालना आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शंस। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक अगर आपसे पूछ देता है तो क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शंस टू द नॉर्मल रिएक्शंस। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक अगर पूछ देगा तो काइनेटिक फ्रिक्शंस टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस की भी कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स है यहाँ पे भी फोर्स, दोनों क्या हो जाएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।